हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, तो रीअरेंजमेंट के 2 सेट पढ़ा चुका हूँ। ये रीअरेंजमेंट का तीसरा सेट है और आज ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस, ठीक है? तो प्रैक्टिस खूब करिएगा। ये ऐसा नहीं है कि हमने 3 सेट में लगभग हर अप्रोच पढ़ा दी तो आप महारथी हो गए, ऐसा नहीं है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाना सिखाया था, प्रैक्टिस अर्जुन ने खुद की थी। तो द्रोणाचार्य ने तो सबको वैसे ही पढ़ाया था, अर्जुन ने प्रैक्टिस बहुत की थी। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस थ्योरी को फॉलो करिए, आप भी प्रैक्टिस करिए। अर्जुन के भी शुरू में सारे तीर निशाने पर नहीं लगते थे, 10 में 1 तीर 2 तीर निशाने पर लगता था। धीरे धीरे हुआ कि 10 तीर में 8-9 तीर निशाने पर लगने लगे, एक दिन 10 के 10 तीर निशाने पर लगने लगे। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, अर्जुन की तरह 10 तीर निशाने पर लगने लगेंगे। एकलव्य का तो कोई गुरु ही नहीं था, मूर्ति बना करके उसने सीख ली। कैसे सीखा होगा, कौन उसको सिखाया होगा? उसकी लगन, उसकी मेहनत और उसका कंसंट्रेशन एंड हिज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आप बहुत करिए। तरीके बता दिए गए हैं, मेरा जितना काम था मैंने अपने हिस्से का कर दिया, अब आपको अपने हिस्से का बाकी है। अगर आप भी आपको रीअरेंजमेंट करने में कोई वीकनेस है, कोई कमज़ोरी है, तो इट इज़ ऑन योर पार्ट, नॉट ऑन माई पार्ट, ठीक है? तो अपने पार्ट की मैं मेहनत कर चुका, अपने पार्ट की मेहनत आप कर लीजिए। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, नोबडी एल्स, किसी और से नहीं। यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड वेट फॉर योर रिजल्ट, पक्का पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट अप्रोच पर, और ये अप्रोच है क्लू या लिंक। पढ़ाए थे हम कि क्लू या लिंक क्या होता है। क्लू या लिंक में आते हैं कुछ कंट्रास्ट आइडियाज आते हैं, जैसे बट लगा, ऑन द अदर हैंड लगा, हाउएवर लगा, आल्दो लगा, येट लगा, ऑन द कंट्रेरी लगा, ये सब लग गया, वेयर एज लगा। तो ये क्या होते हैं? विचार को ठीक उल्टा ले जाते हैं, जहाँ एक और ये वहीं दूसरी और वो, तो अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। जब कोई आइडिया अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो वहाँ क्या लगता है? कंट्रास्ट आइडिया के क्लू लगते हैं। और कौन कौन से लगे होंगे? बट होगा, येट होगा, स्टिल होगा, नॉनदलेस, नेवरदलेस, और नॉटविथस्टैंडिंग, हाउएवर, व्हाइल, वेयरएज, और आल्दो, दो, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रेरी, ये सब लगे होंगे, ठीक है? तो जो बोले हैं फिर से सुन लीजिएगा, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। लिखाएंगे नहीं, वो बात सोचिएगा कि हम लिखा देंगे। क्लास में बैठ के पढ़ाने वाले नहीं हैं कि हम आपको सब एक तरफ से लिखाना शुरू करिए। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं कंट्रास्ट आइडिया, और इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स भी हैं। 2 क्लू हैं ट्रांजिशन वर्ड्स मैंने क्या बताए थे? ट्रांजिशन वर्ड्स में आते हैं प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? ही, सी, इट। और कौन आता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, सच एज। और कौन आता है? रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, व्हिच। ये सब क्या होते हैं? ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। तो या तो क्लू ट्रांजिशन वर्ड का मिलेगा या तो फिर कंट्रास्ट आइडिया का मिलेगा, और दोनों लिखा हूं तो शायद दोनों मिलेंगे, शायद क्या पक्का मिलेंगे दोनों। चलिए ढूंढते हैं, देखते हैं हम लोग ट्रांजिशन वर्ड और क्लू से कैसे रीअरेंजमेंट करते हैं। पहला सेंटेंस है, मोस्ट लाइब्रेरीज डिवाइड द कैटलॉग इनटू 2। तो लाइब्रेरी आप गए होंगे, आप लाइब्रेरी में एक कैटलॉग मिलता है, किस तरह की बुक लेते हैं, किस तरह की रो में जाइए। तो ये कैटलॉग होता है। कैटलॉग क्या होता है? किताबों की सूची होती है। तो इन्होंने कहा कि ज़्यादातर लाइब्रेरीज में कैटलॉग को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 2 वर्गों में बांट देते हैं, कह सकते हैं आप। यहाँ क्लासिफिकेशन भी आ गया, जो पिछले वीडियो में बताया था, क्लासिफिकेशन 2 में बांट दिया। तो 2 में बांट दिया, ठीक है। पहले ये 2 को पकड़ के चलते हैं। पहला जो ओपनिंग सेंटेंस है, स्टार्टर ने आपको क्लासिफिकेशन दे दिया, मतलब 2 होंगे, 2 वर्ग मिलेंगे आपको। एक वर्ग की बात पहले कर लेंगे और उसके बाद दूसरे वर्ग की बात इसके बाद करेंगे। 2 वर्ग मिल गए, पहले वर्ग की, बाद में दूसरे वर्ग की। आइए देखते हैं। तो ये जो 2 क्लासेज हैं, ये 2 क्लासेस कहाँ मिलेंगे? पहले आप पढ़िए, पी को लिखा है ऑन द अदर हैंड। तो ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या हुआ? ये हो गया कंट्रास्ट आइडिया। क्या है ये? कंट्रास्ट आइडिया। मतलब अपने पहले आए किसी कथन का विरोध है, अपने पहले आए किसी कथन का प्रीवियस स्टेटमेंट को कंट्रास्ट कर रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है। तो पहले ये देखेंगे कि ये किस कथन के अगेंस्ट जा रहा है। ऑन द अदर हैंड का मतलब एक होगा ऑन द वन हैंड, ऑन द फर्स्ट हैंड। चलिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं।
इफ वन विशेस टू फाइंड बुक ऑन अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आदमी किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर किताब ढूंढ रहा है तो उसको सब्जेक्ट कार्ड यूज करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कार्ड दूसरे नंबर पर आया है। चलिए, क्यू में लिखा है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब हुआ आथर के अलावा, आथर के नाम के अलावा, और टाइटल एंड सब्जेक्ट के अलावा। तो इसमें दोनों आ गए, एक आथर कार्ड आ गया और एक टाइटल या सब्जेक्ट कार्ड आ गया। यानी कि दोनों टाइटल कार्ड, सब्जेक्ट कार्ड और आथर कार्ड दोनों को कह चुकने के बाद, कह चुकने के बाद मतलब ये क्यू वाला सेंटेंस पी के भी बाद लगेगा। तो पी तो वैसे भी पहले वाले के बाद में लगा, उसके भी बाद में क्यू लगेगा। तो पी को फॉलो कर रहा है कौन? पी को फॉलो कर रहा क्यू। अब देखते हैं आर। तो आर में देखिए लिखा हुआ है कि इफ वन नोज, अगर कोई आदमी जानता हो आथर या टाइटल, किसी आदमी को आथर पता हो या किताब की टाइटल पता हो, तो बुक कैन बी लोकेटेड विद आथर कार्ड। तो आथर कार्ड से हम बुक पा जाएंगे। पी में हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट कार्ड और हमने आर में पढ़ा आथर कार्ड, मतलब दो तरह के कार्ड हो गए। एस देखते हैं, कहा कि आथर कार्ड, देयर आर आथर एंड टाइटल कार्ड्स। एक होता है आथर एंड टाइटल कार्ड और दूसरी ओर क्या होता है? सब्जेक्ट कार्ड इन द अदर, इन द अदर। ये लिखा अदर में क्या हुआ और ये वन में क्या हुआ। तो एक में पहला कार्ड कौन सा होगा? आथर और टाइटल कार्ड। तो पहले आथर टाइटल कार्ड की बात भी करेंगे। अदर में आया सब्जेक्ट कार्ड, तो सब्जेक्ट कार्ड की बात बाद में, जिस क्रम में गिनाएंगे उसी क्रम में एक्सप्लेन भी करेंगे। वन पे आथर कार्ड या टाइटल कार्ड है तो पहले आथर कार्ड या टाइटल की बात करेंगे। तो आथर कार्ड और टाइटल कार्ड की बात कहाँ की गई थी? आर में की गई थी। इसका मतलब हम एस के बाद क्या लगाएंगे? एस के बाद हम लगा लेंगे आर। एस के बाद आर लगाया। अब आर के बाद आया ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड में सब्जेक्ट कार्ड की बात किया इन्होंने, तो आथर कार्ड की बात हो गई। एस वाला सेंटेंस वन को ही क्लैरिफाई किया। वन में कहा गया, स्टार्टर सेंटेंस में कहा गया कि जो कैटलॉग होता है उसको दो तरह के कार्ड में बांट देते हैं। दो तरह के कार्ड कौन कौन से हुए? आथर कार्ड और सब्जेक्ट कार्ड। तो एस वाला हो गया, दो तरह के कार्ड कौन कौन से होते हैं, ये पहला हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आथर कार्ड की बात की, उन्होंने आर में आथर कार्ड की बात की। आर के अगेंस्ट जाकर के तीसरा सेंटेंस किया, ऑन द अदर हैंड सब्जेक्ट कार्ड होता है। अब उसके बाद इन्होंने क्यू वाले में दोनों को ले लिया, आथर कार्ड और सब्जेक्ट कार्ड के अलावा कुछ और भी कार्ड्स होते हैं, तो दोनों की बात करने के बाद क्यू वाला लगाएंगे, यानी कि ये चौथे नंबर पे लगाएंगे। तो हमारा एस आर पी क्यू क्या बना? एस आर पी क्यू। ढूंढिए कोई ऑप्शन है? एस आर पी क्यू आपका दूसरा ऑप्शन है, बी वाला। ये अरेंजमेंट हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला करते हैं, कॉज इफेक्ट। कॉज इफेक्ट में क्या होगा? कारण होगा और उसका परिणाम होगा। तो पहले कारण होगा, देखिए लिखा है यहाँ पे क्यू में, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, इस बात के नाते, मतलब कारण पहले बता दिए हैं, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, इस कारण के नाते ये होता है, तो ये परिणाम है। पी में देखिए लिखा है सो, मतलब ये भी परिणाम बता रहा है। तो परिणाम वाला सेंटेंस कारण के बाद होगा, तय बात आ गई। तो तय बात आ गई, पहले कारण होगा बाद में परिणाम होगा। तो हम लोग सेंटेंस ढूंढ लेते हैं। लिखा है इंडियाज यूनिकनेस लाइज इन द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया की जो यूनिकनेस है वो इस बात में है कि इंडिया में एकता पाई जाती है अनेकता में। तो एकता में एकता, अनेकता में मतलब अनेकता में एकता। तो अनेकता में एकता क्या होगी? इंडिया में अनेकता दिखाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि इंडिया में बहुत सारी कल्चर्स हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे वो फूड मटेरियल, मतलब खान पान, रीति रिवाज, ये सब अलग अलग हैं। आप साउथ को नॉर्थ में देखिए तो बहुत अलग है, पहनावा अलग है। हालांकि कल्चर में सब कुछ आ गया, जब मैंने कहा था कल्चर अलग अलग है, तो कल्चर में पहनावा भी आ गया, खान पान भी आ गया, रीति रिवाज भी आ गया। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में रीति रिवाजों में, खान पान में बहुत अंतर है, भाषा बोली में बहुत अंतर है, धर्म 4-5 तरह के, 4 तो बड़े बड़े धर्म ही हैं, ठीक है। तो और इस तरह के कलर
और नस्लीय भेदभाव, नस्लीय डिफरेंस भी है इसमें। यहाँ पे इंडिया में कई तरह के, कई नस्लों के लोग भी रहते हैं, लेकिन फिर भी सब भारतीय है। एक संविधान है, एक झंडा है और एक राष्ट्र की बात है, तो ये यूनिटी हो गई। कश्मीर में कुछ होता है तो तमिलनाडु वाले को भी दर्द होता है, तमिलनाडु में कुछ होता है तो पंजाब वाले को दर्द होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, ये यूनिटी है। तो ये डाइवर्सिटी में यूनिटी दिखा रहे हैं। तो इन्होंने इस ओपनिंग सेंटेंस में कहा कि इंडिया में डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो इस बात को साबित करने के लिए पहले हम ये दिखाएंगे कि इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे है। तो डाइवर्सिटी कैसे है, तो सो और बिकॉज ऑफ तो पहले लग नहीं पाएगा, अभी हमें बट भी नहीं लग पाएगा। देखिए यहाँ पे बट लगा हुआ है। अच्छा, पहला वाला सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, तो सो और बिकॉज और बट तो अभी लग नहीं पाएगा। अभी से हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा ये आर वाला। इंडिया इज मल्टी रिलीजियस, यही डाइवर्सिटी साबित कर रहे हैं कि मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कल्चरल है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है। तो आर सबसे पहले होगा, आर सबसे पहले होगा, ये बात तय है। अगर ऑप्शन ढूंढेंगे तो क्या मिला, डी वाले में आर सबसे पहले है। आपका क्वेश्चन सॉल्व, आपका आंसर डी हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तरीका होता है, अगर आपको पहला मिल गया तो आप लगा चुके, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं आपको करा देता हूं कि आर के बाद क्यों क्यों होगा। इन्होंने आर में ये दिखाया कि इंडिया मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल और मल्टीलिंगुअल कंट्री है। अब क्यों में कहा कि बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, ये दिस फैक्टर का मतलब किस फैक्टर के नाते, यही मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, इन सब के नाते, इसी को कहा इन्होंने फैक्टर। इसी फैक्टर के नाते देयर आर प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर, कभी कभी इधर उधर हमको कई सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम्स में देखने को मिलती हैं, तो किसके नाते देखने को मिलती हैं, मल्टीकल्चरल होने के नाते देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम कौन सी बात उठाएंगे, आगे कहेंगे पी में देखिए लिखा है, सो द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया शुड नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन। और आर में कहा गया है कि बट इवन स्मॉल कंट्रीज, बट किसका कर रहा है, विरोध कर रहा है। कंट्रास्ट आइडिया ऊपर मैंने पढ़ाया था, कहा था बट विरोध करना चाहिए। तो बट में कहा कि इवन स्मॉल कंट्रीज, जो छोटे देश होते हैं जिसमें मोनोलिथिक सोसाइटी होती है। मोनोलिथिक सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक कल्चर होती है, एक नस्ल होती है, एक भाषा होती है, एक धर्म होता है, वो मोनोलिथिक कल्चर सोसाइटी मानी जाती है। तो इन्होंने कहा छोटे देश जो मोनोलिथिक कंट्री के, मोनोलिथिक सोसाइटी के होते हैं। अब मोनोलिथिक सोसाइटी के पहले बट लगा, इसका मतलब ये है कि मल्टीलिटरल सोसाइटी के बाद ही हम बट मोनोलिथिक लगाएंगे। मोनोलिथिक पहले बट लगा है, तो मल्टी वाला कहने के बाद लगाएंगे। इससे ये साबित हुआ कि एस और पी बाद में लगेंगे। एस पी कहाँ लगेंगे, बाद में। पहले मल्टीलिटरल वाला कौन सा हो गया, आर और क्यू, उसके बाद में लगाएंगे एस और पी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई क्यों ये बाद में लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला सेट हो गया। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। अगर अगला है पैरेललिज्म, तो पैरेललिज्म क्या चीज होती है। पैरेललिज्म का मतलब जब दो में एक जैसी बातें कही जाती हैं समानांतर, तो पैरेललिज्म के क्लूज क्या होते हैं, हिंट्स क्या होते हैं। तो पैरेललिज्म के हिंट क्या होते हैं, एंड लगा होगा। अब याद रखिएगा, सुन लीजिए, रोक रोक के 2 बार 3 बार सुनिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। पैरेललिज्म में क्या होगा, एंड आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो आएगा, एज वेल एज आएगा, आल्सो लिखा होगा, एज वेल लिखा होगा, सिमिलरली लिखा होगा, लाइकवाइज लिखा होगा, फर्दर मोर लिखा होगा, मोर ओवर लिखा होगा। तो ये सब क्या करते हैं, ये सारी बातें एक बात के कथन को उसी जैसा कथन आगे बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं। पहले जैसी बात कही, जैसे कह दिया सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब सिमिलरली वाले स्टेटमेंट में जैसी बात हुई है ठीक उसी तरह की बात इसके पहले भी हुई है। जैसे कहा जाए कि सिमिलरली तुमने भी मुझे धोखा दिया, तो इसका मतलब तुम्हें धोखा देने वाली बात कहने के पहले हमें कोई और धोखा दिया है उसकी बात कर लेंगे, तब सिमिलरली तुम्हारी बात करेंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो ये पैरेललिज्म होता है। और प्रोनाउन में पहले ही बता चुका, जब मैं ये बता रहे थे कि ट्रांजिशन वर्ड कुछ होते हैं। ट्रांजिशन वर्ड मतलब संक्रमण होता है, वो एक से दूसरे में चेंज करते हैं तो ही ले जाते हैं। अब ये प्रोनाउन में क्या आएगा, जैसे कोई नाउन होगा उसके बाद उसका ही लिखा हो, सी लिखा हो, इट लिखा हो, दे लिखा हो,
आई वी और यू को छोड़ करके, ही सी इट दे ये लगा हो, दिस दैट दिस दोज लगा हो, सच एज लगा हो, हु हो, हुम हो, व्हाट हो, ये सब लगा हो, तो ये प्रोनाउन वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों लिखे हैं, इसका मतलब दोनों के क्लू मिलेंगे, दोनों को क्लू मिलेंगे। तो पहला आप ओपनिंग सेंटेंस स्टार्टर पढ़ लीजिए, क्या कहा, चाणक्य। तो चाणक्य बाय हिज फोरसाइट, फोरसाइट मतलब दूरदृष्टि, बाद में जो 2-4 साल 8 साल बाद होने वाली चीजें हैं उसको भी वो पहले ही समझ लेते थे। ये होती है फारसाइटेडनेस, आदमी दूर की सोचता है। अपनी फारसाइटेडनेस, अपनी दूरदृष्टता और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, अपने चरित्र की मजबूती के नाते बिल्ड अप, इन्होंने बना दिया मौर्य एम्पायर को। अपनी दूरदृष्टि और अपने चरित्र की मजबूती से उन्होंने मौर्य साम्राज्य खड़ा किया था, चाणक्य महाशय ने। आप इनका नाम जानते होंगे, इतिहास पढ़े होंगे। अब लिखा, पी में लिखा देवर मेन ऑफ आयरन, यहाँ दे आया। अभी तक केवल चाणक्य की बात हुई, अभी तक सिर्फ चाणक्य की बात हुई, तो हम दे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्यू में लिखा हुआ है दे फॉर दे, यहाँ भी दे आ गया, अभी हमें 2 लोग नहीं मिले हैं। और आर में लिखा है बोथ ऑफ देम, अभी भी हमें 2 लोग नहीं मिले हैं। आर में लिखा है सिमिलरली पटेल, सिमिलरली का मतलब मैंने कहा सिमिलरली किसी से पैरेलल चलेगा, तो सिमिलरली पटाल, पटेल कौन पटेल, सरदार पटेल। रिफैशन्ड आ कॉम्पैक्ट इंडिया, इन्होंने भी एक कॉम्पैक्ट इंडिया का निर्माण किया था आउट ऑफ फ्रेगमेंटेड लेफ्ट बाय ब्रिटिश। अंग्रेज जब टुकड़े टुकड़े भारत को छोड़ करके गए थे तो इन्होंने इंडिया को एक कॉम्पैक्ट किया था, सिमिलरली चाणक्य की तरह। तो इसका मतलब चाणक्य के सिमिलरली इन्होंने काम किया था पटेल ने। तो इसका मतलब हमारा कि पहला सेंटेंस कौन होगा, एस होगा, ये बात तो 100% श्योर है। अब ऑप्शन देख लीजिए, ए वाले में आर से शुरू हो रहा, नहीं होगा। बी में एस से शुरू हो रहा है, संभावना है। सी में एस से शुरू हो रहा है, संभावना है। आर डी वाला बिल्कुल कट गया। तो देखिए दोनों में एस के बाद आर लगा हुआ है, तो एस के बाद आर लगा है, इसका मतलब आर दूसरा सेंटेंस होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो एस के बाद आर लगा, एस के बाद आर लगा, ये बात तय है। अब हम आते हैं, बचा पी और क्यू, केवल 2 बचे हैं। पी और क्यू में पी के पहले होगा या क्यू पहले होगा, ऑप्शन में देख लीजिए, दोनों जगह में, एक में क्यू पी लगा हुआ है, एक में पी क्यू लगा हुआ है। हमें यही डिसाइड करना है पी क्यू होगा या क्यू पी होगा। तो देख लेते हैं, पी में लिखा हुआ कि देवर मेन ऑफ आयरन, और क्यू में लिखा है देयरफॉर देवर इम्पीरियस। तो देयरफॉर देवर इम्पीरियस, ये देयरफॉर किसका नतीजा है, पहले देख लेते हैं देयरफॉर किसका नतीजा है। आर पढ़ेंगे, आर ही पहले आएगा इनके, चाहे क्यू लगाएं चाहे पी लगाएं, इनके पहले, दोनों के पहले आर आएगा। आर में देख लेते हैं, लिखा है बोथ ऑफ देम वर गाइडेड बाय स्टर्न रियलिज्म, ये दोनों सख्त यथार्थवाद से गाइडेड थे, मार्गदर्शित होते थे, और वुड टॉलरेट नो डेरिवेशन, और ये मार्ग से विचलित नहीं होते थे। इनके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन था, डेविएशन मार्ग से भटकाव बिल्कुल था ही नहीं। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स विच दे परसूड, जो उद्देश्य ये परसू कर रहे हैं उस मार्ग से भटकते नहीं थे, इसका मतलब दृढ़ इरादा था। अब आप लगा सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये क्रिटिसिज्म से इम्परवियस थे। तो पहले आप क्यू लगा लीजिए, क्योंकि क्यू जो है वो आर का नतीजा है, क्यू जो है आर का परिणाम है। उसके बाद आप दे लगाएंगे बाद में, तो क्यू के बाद पी लगना चाहिए। इसका मतलब हमारा सी वाला गलत हो गया और बी वाला सही हो गया। क्लियर, ये भी हो गया। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्टिकल्स का। तो आर्टिकल में हमने बताया था कि अगर 2 चीज़ें आती हैं, आ भी आता है और दा भी आता है, तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ढूंढते हैं इसमें ए वाला ऑप्शन, ए वाला जो आपका सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड, यहाँ देखिए द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो मतलब पहले जिक्र आएगा इसका। द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द टास्क, ये देखिए द टास्क लिखा हुआ है, बच्चों ने कार्य पूरा कर लिया, इसका मतलब इसके पहले इन्हें कार्य मिलना चाहिए। तो पहले कार्य मिला होगा तभी तो इन्होंने उस काम को पूरा किया होगा। और आगे लिखा है विच प्लीज्ड हिम, उनको खुश कर दिया, किसको खुश कर दिया, अभी इसका नाउन नहीं मिला। चलिए ये सेंटेंस फॉलो करेगा। बी में लिखा है सम चिल्ड्रेन, ये जो सम चिल्ड्रेन है वही है द स्टूडेंट्स, मतलब किसी भी कीमत पर बी जो है वो ए के पहले आएगा। अब हम यहाँ ए लिख ले रहे हैं, किसी भी कीमत पर बी जो है वो ए के पहले होगा। बी में लिखा है सम चिल्ड्रेन फ्रॉम स्लम यूज टू स्टडी फ्रॉम आ टीचर, ये आ टीचर यहाँ क्या लिखा है, देखिए लिखा आ टीचर,
आ टीचर में आ पहले लग गया, टीचर आ पहले आया है। चलिए ये भी बात हो गई, तो आ टीचर भी पहले आ गया। तो एक टीचर थे, शाम को स्लम एरिया के कुछ बच्चों को पढ़ाया करते थे। सी में लिखा इन्होंने टू एक्सेस देयर इम्प्रूवमेंट, उनकी इम्प्रूवमेंट को चेक करने के लिए ही गेव देम, ही किसके लिए लगा बच्चा, ही लगा है इन्हीं के लिए, किसके लिए, टीचर के लिए। वो बच्चों को असाइनमेंट दिया करते थे। ही गेव एन इम्पोर्टेंट टास्क, देखिए यहाँ टास्क के पहले लगा है एन, टास्क के पहले एन लगा है, और कहाँ यहाँ बच्चे टास्क के पहले क्या दा लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो सी वाला है, सी वाले के बाद ही क्या लगना चाहिए, ए वाला। तो किसी भी कीमत पर हम सी वाला ए वाले के पहले कर लेते हैं और बी वाले के बाद रखेंगे, क्योंकि बाद में टीचर लिखा हुआ है और सी वाले में ही लिखा हुआ है, तो सी वाला बी वाले के बाद होगा पक्का। अब डी देख लेते हैं, ही वुड, तो मतलब यहाँ भी ही लगा हुआ है, यानी कि ये भी बी के बाद ही रहेगा। अब सी डी में कौन पहले आएगा, ही वुड गिव देम यूजफुल लेसन्स, वो उन्हें यूजफुल लेसन्स पढ़ाया करते थे, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के इन लिमिटेड टाइम ही कुड गेट मैनेज समहाउ, वो उन्हें गणित और भाषा की यूजफुल लेसन्स पढ़ाया करते थे। अच्छा पहले पढ़ाएंगे तभी तो उनका इम्प्रूवमेंट चेक करेंगे, तो घटनाक्रम में पढ़ाना पहले आएगा, असेसमेंट बाद में आएगा। गिव यूजफुल लेसन्स पहले आएगा और असेस देयर इम्प्रूवमेंट बाद में आएगा। इसका मतलब सी के पहले डी आना चाहिए, तो बी पहले होगा, डी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर और ए चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया अरेंजमेंट। इसमें हमने क्या देखा, आ टास्क और द टास्क, दो चीज़ें आ गई। आ टास्क पहले हुआ, द टास्क बाद में हुआ, और टीचर पहले आया, ही बाद में आया, चिल्ड्रेन पहले आया और दे बाद में आया। तो इस तरह से हम नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल, दो चीज़ें हमारी मदद की हैं, दो चीज़ों ने हमारी हेल्प की है। इस तरह से हमने ये अरेंजमेंट कर लिया बिना ऑप्शन के। ठीक है ना, तो कुछ में ऑप्शन दिया था मैंने, कुछ में ऑप्शन नहीं दिया था, नहीं तो आप कहेंगे कि हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला अप्रोच है क्वेश्चन एंड आंसर की अप्रोच। मैंने कहा था कि अगर किसी सेंटेंस में किसी प्रश्न का जवाब दिया हो तो उसके ठीक पहले क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसमें एक आंसर दिया हुआ है, पी में देखिए लिखा है द आंसर इज इजी, तो ये हमारा क्या सेंटेंस हो गया, ये कनेक्टर हो गया। क्वेश्चन और आंसर का कनेक्टर है ये। आंसर आगे लिखा होगा, क्वेश्चन इसके आगे लिखा होगा, ये क्या हो गया, यही यू टर्न है, इसी कहते हैं कनेक्टर। पी वाला क्या होगा, पी वाला कनेक्ट करेगा क्वेश्चन और आंसर को कनेक्ट करेगा। तो इसके पहले देखें क्वेश्चन क्या आता है। तो पहले स्टेटमेंट, स्टार्टिंग सेंटेंस दिया हुआ है कि मेनी पीपुल कैच कोल्ड, बहुत से लोगों को जुकाम हो जाता है स्प्रिंग टाइम में भी और वो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए। या फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है, ये बसंत, वो पतझड़ का मौसम होता है, जाड़े का। कुछ लोगों को बसंत में, कुछ लोगों को जाड़े में भी जुकाम पकड़ लेता है। अब पी में लिखा है आंसर इज इजी, अभी तो प्रश्न ही नहीं पूछा। क्यों लिखा है कि देयर आर लिटरली हंड्रेड्स ऑफ काइंड्स ऑफ कोल्ड वायरसेस, हजारों तरह के, सैकड़ों तरह के कोल्ड वायरस होते हैं पर्यावरण में। तो ये जवाब तो हो सकता है, कारण नहीं होगा। और आर में लिखा है यू नेवर नो विच वन, विच वन किस में से आया, विच वन यू गेट किसका है, ये वायरसेस की बात आ गई, तो ये क्यू के बाद आएगा। एस में लिखा है कि इट मेक अस वंडर, हमें इस बात से बड़ा ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि इफ साइंटिस्ट कैन सेंड अ मैन टू मून, अगर वैज्ञानिक किसी आदमी को चंद्रमा पर भेज सकते हैं तो व्हाई कांट दे फाइंड अ क्योर फॉर अ कॉमन कोल्ड, तो अगर वैज्ञानिक किसी इंसान को चांद पर भेज सकते हैं तो वो कॉमन कोल्ड का इलाज क्यों नहीं ढूंढ सकते। ये है प्रश्न जिसका आंसर था कि बहुत सारे वायरस हैं और कनेक्टर क्या है, पी है। तो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है हमारा एस, और उसके बाद कनेक्टर कौन है, पी। और पी में जो उन्होंने कहा कि इसका जवाब आसान है, वो जवाब कौन सा था कि हमारे समाज में, पर्यावरण में बहुत सारे हजारों तरह के वायरस हैं और हम नहीं जानते कि हमें कौन सा वायरस अटैक करेगा। और ये वाला सेंटेंस किस में आ गया, आर में।
तो SPQR ऑप्शन ढूंढिए, SPQR, SPQR पहले ही दिया हुआ है, SPQR। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? परहैप्स नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड फिर वही और बात बताए थे, ट्रांजिशन वर्ड क्या होता है, दिस दैट दिस दोस, अब नहीं बताएंगे। चलिए देखते हैं ट्रांजिशन वर्ड इसमें कैसे लगता है। बड़ा था, बैंक वालों के लायक है ये, तो सेंटेंस बड़ा है, भले ABCDPQRS में दिया है लेकिन बैंक वालों के लगाने लायक है। तो इसमें ट्रांजिशन वर्ड के क्लू कैसे लग रहे हैं, स्टार्ट करते हैं कि एनी डिस्कशन ऑन ह्यूमन राइट्स, कोई भी डिस्कशन ह्यूमन राइट पर इज इनकम्प्लीट, अधूरा है, विदाउट रेफरेंस टू द सिक्योरिटी एंड टेररिस्ट थ्रेट्स फेसिंग द कंट्री। ठीक है ना, जब तक आप सिक्योरिटी और देश जो टेररिस्ट अटैक का खतरा झेल रहा है, इनके रेफरेंस के बिना मानवाधिकार पर कोई भी चर्चा अधूरी है। बड़ी जल्दी मानवाधिकार लेके कूद पड़ते हैं लोग। चलिए पी में कहा इन्होंने कि द पुलिस एज आल्सो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और हमारी सशस्त्र सेनाएं आर फेसिंग एन अपहिल टास्क, ये बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत का सामना करती हैं। कंटेनिंग दीज वायलेंट एक्टिविटीज, गौर करिए किस पर, दीज वायलेंट एक्टिविटीज, आपको ढूंढना है वायलेंट एक्टिविटीज, दीज वायलेंट एक्टिविटीज। वायलेंट एक्टिविटीज किस सेंटेंस में मिला है, वहीं से दीज लेके उसी के ठीक बाद इसको लगाएंगे। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं क्यू में लिखा है इट मस्ट बी अप्रिसिएटेड, हम इसकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे कि देयर इज एन इम्परेटिव नीड। इम्परेटिव नीड का मतलब क्या हुआ, कंपल्सरी, जिसे टाला नहीं जा सकता, अनिवार्य आवश्यकता। तो देयर इज एन इम्परेटिव नीड फॉर सच स्पेशल लेजिस्लेशंस। अभी मैंने कहा था सच का मतलब क्या हुआ, सच भी ट्रांजिशन वर्ड है। सच मतलब ऐसे कानूनों की, कैसे कानूनों की, पहले ही जिक्र हो चुका होगा। सच मैंने कहा था दिस दैट दीज दोज सच, तो सच वगैरह क्या है, वो ट्रांजिशन वर्ड हैं। इसके पहले वाले लेजिस्लेशन की बात होगी, उनको लेके ये यहाँ आए हैं। तो आपको पहले सच के साथ कुछ लेजिस्लेशंस की बात ढूंढनी पड़ेगी, जैसे कि नॉर्मल लॉज नॉट एडिकेट टू डील विद द सिचुएशन। ठीक है, तो पी और क्यू दोनों में हमें क्या मिला, ट्रांजिशन वर्ड मिला। पी में मिला दीज वायलेंट एक्टिविटीज और क्यू में मिला है सच स्पेशल लेजिस्लेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर में देखिए लिखा हुआ है, आर वाला सेंटेंस पढ़ रहा हूं, एन इंपॉर्टेंट इशू व्हिच हैज कम अप इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिलेट्स टू द नीड फॉर स्पेशल लेजिस्लेशन। जरूरत है स्पेशल लेजिस्लेशन की, ये स्पेशल लेजिस्लेशन, और वहाँ क्या था, दीज लेजिस्लेशंस। तो दीज लेजिस्लेशंस के बाद हम स्पेशल लेजिस्लेशंस लगाएंगे। तो अब हम ढूंढ लेते हैं दीज लेजिस्लेशंस। दीज लेजिस्लेशंस की बात कहाँ आई थी, नहीं सॉरी, क्यू में लिखा है सच स्पेशल लेजिस्लेशंस। तो क्यू के बाद हमारा लेजिस्लेशन वाला आएगा। तो लेजिस्लेशन किस में आया, आर में, तो क्यू के बाद आर आना चाहिए, ये बात तय हुई। तो पहले क्यू होगा उसके बाद आर होगा, ये तय है। यस वाला सेंटेंस पढ़िए, लिखा है सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव बीन रॉक्ड बाय वायलेंस। देश के कुछ हिस्से, रॉक्ड का मतलब क्या हुआ, हिला दिया, किसने, वायलेंस, मतलब हिंसा, टेररिज्म और सेसेशनिस्ट वायलेंट मूवमेंट, ये हो गया वायलेंट मूवमेंट। और इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी मतलब अचानक उत्पात हो जाता है, उपद्रव मच जाता है। तो ये वायलेंट घटनाएं हैं। अब ये वायलेंट घटनाएं हैं। अब आप 6 में जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। 6 में लिखा है दिस वायलेंट घटनाएं, तो ऊपर भी थी, और ये नीचे सच वायलेंट मूवमेंट्स भी नीचे आ गया है। सच वायलेंट मूवमेंट्स भी नीचे आ गया है। तो ये सच वायलेंट मूवमेंट्स हमको ले लेना क्या चाहिए था, आर को इसके साथ ले लेना फिर चाहिए। एस जो है वो लास्ट में आएगा 6 के साथ, लेकिन एस लास्ट में किसी में भी नहीं दिया है, इसका मतलब हमारा ये ट्रिक गलत हो गई। तो देखते हैं वायलेंस किसी के साथ है, वायलेंस किसी के साथ है। तो देखिए पी में दिया हुआ है कि दीज वायलेंट एक्टिविटीज़, तो पी में दीज वायलेंट एक्टिविटीज़ है। तो ये जो वायलेंट एक्टिविटीज एस में है, उसी एस के बाद क्या लगना चाहिए, पी लगना चाहिए।
तो देखिए Q के बाद R लगेगा, S के बाद P लगेगा। चलिए ऑप्शन ढूंढ के देखते हैं। QR और SP, पहले में दिए SP लिखा है, QR लिखा है, ये ऑप्शन हो गया। P दूसरे वाले में क्या लिखा है, P के बाद S लिखा है, जबकि P के बाद S नहीं लगेगा, S के बाद P लगेगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। C वाले में देखिए SPRQ लिखा हुआ है, RQ नहीं QR होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे में लिखा है PS नहीं है, SP होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हुआ। तो हमें यहाँ से मिल गया, दो पेयर हमारे बने थे QR और SP का। तो इत्तेफाक से देखिए ऑप्शन तीनों में, बाकी तीनों में हमें ये पेयर मिला नहीं, ये पेयर केवल इन्हीं में मिला है SPQR का। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, ए वाला होगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती तो फिर आगे वाला हम क्लू देख लेते। तो बच्चा इस तरह से हमने आप लोगों को जितने भी अप्रोचेस पहले दिन बताए थे, उन सारे अप्रोचेस को प्रैक्टिकली सेंटेंस दे दे करके एक एक में दो दो तीन तीन अप्रोच लगा के आपको मैंने ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए हैं। मेरे हिस्से की मेहनत यहीं ख़त्म हो जाती है, अब आपके हिस्से की मेहनत शुरू होती है। मेरे हिस्से की मेहनत तब आएगी जब आपको डाउट्स खड़े होंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट्स होता है, तो आप पूछिए। मैं अपने हिस्से का काम समझ कर चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई शेयर ऑफ वर्क, माई शेयर ऑफ लेबर, माई शेयर ऑफ टास्क। नाउ इट गोज ऑन यू वेदर यू विल इम्प्रूव और यू विल स्टॉप स्टे हेयर। वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप मुझे दोष नहीं दीजिएगा। इसके बाद आप लोग कुछ प्रैक्टिस करिए, हम आपको प्रैक्टिस सेट में इसी के साथ अटैच करके कुछ प्रैक्टिस के लिए सेट दे देंगे, आप वो लगाइएगा, बाद में उसको डिस्कशन करा देंगे, आंसर दे देंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और इसी तरह से लेके आएंगे, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत सहूलियत होगी, आपके लिए हेल्पफुल कोई नेक्स्ट सेशन फिर से लेके आएंगे। तब तक चलते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी का पढ़ाना तो आसान ही है, वो ये जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाना पड़ता है वो ढूंढना पड़ता है ना, जो हम आपको पढ़ाए हैं उसी तरह का हमें एग्जाम्पल ला के आपको उसको प्रैक्टिकली साबित करना होता है। इसके लिए हम चलते हैं तैयारी करने पर। आप करिए रिविजन और अपने इम्प्रूवमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।